आज समझते हैं एक एक करके भाषा, लिपि और वर्ण को एक एक करके समझा जाए। भाषा तो भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यह हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो आप लोग को बता दें, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यह हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। लिपि को समझते हैं तो भाषा में ध्वनियों या वर्णों के संकेत या लिखने की जो पद्धति होती है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे रोमन हम लोग जैसे ABCD यानी कि ABCD से अक्षरों को जो लिखा जाता है वो रोमन लिपि में होते हैं। नागरी लिपि में क ख ग घ अ आ ई सब जो आता है, जो हम लोग हिंदी होता है, संस्कृत होता है, ये नागरी लिपि होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं वर्ण को। तो वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। तो आप लोग समझें कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, या अक्षर भी उसको कहा जाता है। तो वर्ण शब्दों का लघुत्तम इकाई होता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं उसके लघुत्तम इकाई को हम लोग कहते हैं वर्ण। चलिए अब आगे समझते हैं इसको। वर्णमाला को समझते हैं। तो जो वर्णमाला होता है इसको समझा जाता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को लाइन से जो रहता है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को समझा जाए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण या ध्वनि को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 है, ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण के जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर पहला होता है, तो इसमें जानते हैं पहला एक बार में हल्के उच्चारित होने वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर जो होते हैं कुल 4 होते हैं, जैसे अ, दीर्घई, हर्षऊ, री। ये सब जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी कहने का मतलब इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर को समझा जाए, जोर से या दोहरे बल से स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। आ, जैसे अ प्लस अ मिल के बनता है आ। ई प्लस ई होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का होता है दीर्घऊ होता है। ठीक है, तो दीर्घऊ भी होता है। इसके अलावा इसको ऊ प्लस ऊ बोलते हैं, मिला करके हर्षऊ जो होता है दीर्घऊ हो जाता है। अब आगे समझते हैं लोग लुप्त। तीसरा, तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे लुप्त कहते हैं। इसको लिखने के लिए 3 अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, जैसे क्या होता है? ओम होता है। अब आगे समझते हैं हम लोग व्यंजन को समझा जाए। तो व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क जो होता है क हलंत प्लस अ से मिलके क बनता है। क कर का, तो क हलंत प्लस आ। ये जो होते हैं व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के ये भी होते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करके बोला जाए उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है, तो जैसे हम समझते हैं क, ख, ग, घ, अंग जो होते हैं ये कवर्ग, जो चवर्ग हो गया, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग। ये सब तवर्ग चवर्ग जो होते हैं क ख ग से, ये आप लोगों का कवर्ग माने क से अंग तक, चवर्ग मतलब हो गया आप लोगों का च से लेके इ तक, टवर्ग का मतलब हो गया ट से लेके अ तक, और तवर्ग का मतलब हो गया त से लेके न तक। उसी प्रकार से आप लोगों का पवर्ग होता है। तो पवर्ग जो होता है ये होता है प से लेके म तक होता है पवर्ग। अब अंतः दूसरा जो अंतस्थ व्यंजन को समझते हैं। दूसरा, ये वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म वर्ण के बीच आते हैं। जैसे
चार होते हैं ये, य, र, ल, व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन तीसरा होता है, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय गर्म हवा मुख से निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, जिसे स, तालव्य स, दंत, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तो ये जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है।